डियर स्टूडेंट्स, आज के करंट वीडियो लेक्चर्स में हम मैट्रिसेस में सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे और सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में बेसिकली सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की बात करने जा रहे हैं। एक सिस्टम, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की। बट अभी आज के करंट टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की। मतलब ये सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। पहले इसको समझने के लिए, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को समझने के लिए अभी तक हम लोगों ने जो मैट्रिक्स में जाना समझा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया गया था मैट्रिक्स कहते किसे, क्या होता है मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात हुई थी, उसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात हुई थी, ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सारे ऑपरेशंस की बात हुई थी आपसे। और ये सारी बातें करने के बाद हम लोग आ गए थे कि कैसे हम इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी बताया गया कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। दोनों में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो सब आपको बताई गई। इन सबको बताए जाने के बाद इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, वो आपको बताया गया। फिर आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये बताया गया। रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए प्रोसीजर्स क्या हैं, तो आपको बेसिकली दो प्रोसीजर्स बताए गए। एक इक्वान फॉर्म से आपको बताया गया, जिसे आप इक्वान फॉर्म या इक्लोन फॉर्म भी बोलते हैं, ECHELON। दूसरा आपको बताया गया नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म मेथड से भी हम कैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। ये दो चीजें आपको बताई गई। अब जब आप इनवर्स फाइंड आउट करना जान गए हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना जान गए, तो बात ये आती है कि व्हाट इज द, शुरू में आपसे बोला गया था व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में पहला एप्लीकेशन आ रहा है कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस का यूज करते हैं। मतलब कुल मिला के अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व करने, अलजेब्राइक इक्वेशंस में उन इक्वेशंस को जो अलजेब्राइक लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस का यूज करते हैं, उनका एप्लीकेशन लेते हैं। जो आप अब तक पढ़ चुके हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने की जो प्रोसीजर्स आप पढ़ चुके हैं, अब उनका हम एप्लीकेशन लेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कशन करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो पहले सिस्टम को समझा जाए का, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। लेट अस कंसीडर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस एज A11 x1, A1 plus A12 x2 plus A13 x3 plus dot dot plus A1n xn is equal to B1। एक लीनियर इक्वेशन आपके सामने लिखा गया। दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखते हैं A12 x1 सॉरी A21 x1 plus A22 x2 plus A23 x3 plus dot dot plus A2n xn is equal to B2। थर्ड लीनियर इक्वेशन लिखते हैं A31 x1 plus A32 x2 plus A33 x3 and plus dot dot plus
A3n xn is equal to B3. Continuing this process, इस प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू रखें तो ए लॉट ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हम लोग कंसीडर करें। इसको आप लिख सकते हैं am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस am3 x3 एंड प्लस डॉट डॉट प्लस amn xn इज इक्वल टू bn, ये लिख दिया गया। ठीक है, अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जो आपके सामने लिखा गया है, इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो पहले तो समझे तो x1 x2 x3 xn ये जो सारे टर्म्स आए हुए हैं, दीज आर वेरिएबल्स व्हिच पावर्स आर 1, therefore equation is a linear equation in x एक्सेस। फिर इनके जो कोफिशिएंट है a11 a12 a13 a1n या a21 a22 a23 a2n, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको अगर हम समराइज करके इन शॉर्ट लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b, इस तरीके से लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b। फिर आप ये कह सकते हैं कि a आपने किसको कहा है उसको आइडेंटिफाई कर दीजिए। तो ये हम लिख रहे हैं a11 a12 a13 एंड डॉट डॉट a1n, a21 a22 a23 एंड डॉट डॉट a2n। नेक्स्ट इज a31 a32 a33 एंड डॉट डॉट a3n। एंड इस प्रोसेस को जब आप कंटिन्यू करके देख रहे हैं तो ये आपका आ रहा है am1 am2 am3 एंड डॉट डॉट amn। a इज दिस, x इज व्हाट, x को आइडेंटिफाई करके लिख दें तो x इक्वल्स जो आपको दिख रहा है वह है वेरिएबल्स x1 x2 x3 एंड डॉट डॉट xn, दीज आर वेरिएबल्स। एंड b इज इक्वल टू, ये लिखा गया b1 b2 b3 एंड सो ऑन एंड इट इज bn, ये आपके सामने लिखा। मतलब इस पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोगों ने इन शॉर्ट लिख दिया ax इज इक्वल टू b, जहां a क्या है, x का कोफिशिएंट। इसलिए इस मैट्रिक्स फॉर्म में जो x के कोफिशिएंट से लिखे गए एक्सेस के जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें हम लोगों ने नाम दे दिया a को कि a इज नोन एज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इट्स ओके, a इज नोन एज कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स। इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स में देखेंगे आप तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और यह हुआ mth रो, तो यम रोज हैं। और कॉलम से देखा जाए तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये कौन सा कॉलम बता रहा है, nth कॉलम। तो कुल मिला के इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स में यम रोज और n कॉलम्स हैं, यम रोज और n कॉलम्स। तो पहले हम रो बोलते हैं, आफ्टर दैट कॉलम बोलते हैं। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम कह सकते हैं कि यह m बाई n या आप कहें m क्रॉस n की एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ए रिप्रेजेंट ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि जो x लिखा हुआ कैपिटल x को हम लोगों ने इस तरीके से डिनोट कर रखा है x1 x2 x3 xn। जो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जो x1 x2 x3 xn आए हुए थे उन्हीं को हम लोगों ने डिनोट कर दिया है कैपिटल x से, और इसे एक कॉलम मैट्रिक्स के रूप में डिनोट किया है। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं वो भी आपको मालूम है कि मैट्रिक्स which attain या which contain only one column and any number of rows is known as column matrix। तो x is a column matrix। लेकिन इसमें देखेंगे कि सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के वेरिएबल्स आए हुए हैं जिनको हमें ज्ञात करना होता है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब जो x है दीज आर कोफिशिएंट वेरिएबल मैट्रिक्स। एक नाम दे सकते हैं x इज
वेरिएबल मैट्रिक्स जो कि कॉलम मैट्रिक्स के रूप में लिखा हुआ है, या आप सिंपली दूसरा नाम भी दे सकते हैं, कह सकते हैं x इज मैट्रिक्स ऑफ अननोन, क्योंकि x1 x2 x3 जब आप क्लास 7 में या क्लास 6 में इस तरीके के इक्वेशंस को आप देखते थे कि x + 2y + 3z = 5, इस तरीके से, या लिखा हुआ 2x + 3y + 5z = 1, और फिर लिख दिया x + y = 2। तो जब क्लास 6-7 में इस तरीके से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपके सामने आते थे 7th अर्थ में, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए कहते थे कि इसमें किसके लिए सॉल्व करना है, तो कहते थे इसको हमें x y z जो कि अननोन वेरिएबल्स हैं, तो इस अज्ञात राशियों को ही हमें ज्ञात करना होता था। तो यहाँ भी अज्ञात राशियों की जगह पे x y z ना हो करके हम लोगों ने यूज कर रखा है x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। तो अगर इनको हम एक कॉलम मैट्रिक्स के रूप में डिनोट कर दें, तो चूंकि ये अज्ञात राशियां हैं, तो इसको हम मैट्रिक्स ऑफ अननोन भी नाम दे सकते हैं। x इज मैट्रिक्स ऑफ अननोन एंड a इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। किसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स? अननोन का कोफिशिएंट। देख सकते हैं आप, ये हो गया। और बी में आपके ये सारे कांस्टेंट्स आ रहे हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन होने के लिए जो शर्त है, वो शर्त यही है कि इस बी के सारे एलिमेंट, इस बी के सारे एलिमेंट जीरो ना हो। अगर बी के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, तो यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। चूंकि हम लोग आज के डिस्कशन में सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया एक सिस्टम ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशन लिया और इसको नाम दिया सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। लीनियर क्यों कहा? क्योंकि हर एक वेरिएबल का पावर 1 है, तो ये कहलाया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, क्योंकि नॉन होमोजीनियस कहने के लिए कहा कि ये जो बी है, जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इसके सारे के सारे टर्म अगर जीरो नहीं हैं, तो उस कंडीशन में यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अगर इसी की जगह पर ये सारे के सारे जीरो हो जाए, देखेंगे बी की जगह सारा हमने जीरो लिख दिया है, तो उस कंडीशन में यह सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो इसकी बातें हम लोग कल करेंगे। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की, मतलब मैट्रिक्स का यूज, एप्लीकेशन हम सिस्टम ऑफ अलजेब्राइक लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं, और उसमें हम लोगों ने पहला पार्ट लिया सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को। अब सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के प्रोसेस को समझने के लिए पहले आपको एक चीज और समझना होगा, एजमेंटेड मैट्रिक्स, AUGMENTED, एजमेंटेड मैट्रिक्स। एजमेंट का मतलब होता है ऐड करना, दो मैट्रिक्स को ऐड करना। ऐड करने का यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि 1 और 2 को ऐड कर दिया जाए, 1 और 2 को ऐड कर देना 3, उसकी ताकत को, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है, उसको हम 3x4 की मैट्रिक्स बना ले रहे हैं एक कॉलम मैट्रिक्स ऐड करके, तो ऑब्वियसली उस मैट्रिक्स की स्ट्रेंथ हमने बढ़ा दिया। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम एजमेंटेड मैट्रिक्स का थोड़ा समझा जाए। एजमेंटेड मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए, मान लीजिए ए मैट्रिक्स ए लिया, तो इसके एजमेंटेशन को डिनोट करने के लिए हम ए पर ऐसे इक्विवेलेंस का साइन बना देते हैं, या हम इसको ऐसे लिखते हैं, कहते हैं ए इज टू बी, ये मैट्रिक्स नोटेशन में लिख दिया गया स्क्वायर ब्रैकेट में। दिस इज एजमेंटेड मैट्रिक्स ए, और इट इज एजमेंटेड मैट्रिक्स ए इज टू बी। जैसे ए और बी यहाँ लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पर आपको एजमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और एजमेंट क्या कर रहे हैं ये देखा जाए। पहले कहा गया मैट्रिक्स ए है जो है उसको लिखेंगे, तो ये लिखेंगे A11, A12, A13 एंड डॉट डॉट
A1n, A21, A22, A23 एंड डॉट डॉट A2n, फिर A31, A32, A33 and dot dot A3n, and continuing this process, फिर लिख दे सकते हैं AM1, AM2, AM3 and dot dot AMN। ये हो गया आपका, सॉरी ये नहीं बनना है, ये आपका, ये तो आपने लिख दिया कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, लेकिन आपको करना क्या, एजमेंट करना है, किसके साथ, कॉलम मैट्रिक्स बी के साथ। तो इसके साथ एजमेंट करते हैं, तो देखिए एजमेंटेशन के लिए साइन लगा दिया और इस मैट्रिक्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने जा रहा है, बी को यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, तो क्या B1, B2, B3 और ये लिख दिया आपने Bn, ये हो गया। तो अब देखा जाए कि पहले जो मैट्रिक्स ए थी वह m क्रॉस n ऑर्डर की थी, जो मैट्रिक्स बी थी जो कि कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम और नंबर ऑफ रोज कितने हैं n, तो यह n क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स थी। अब जब इन दोनों मैट्रिक्स ए और बी को मिला के एक नई मैट्रिक्स बना दी गई, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, तो इसमें देखा जाए कितने रोज हैं, अब भी कितने रोज हैं, m रोज, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3 यहां तक हो गए n कॉलम, और एक कॉलम और बढ़ गया, तो अब कॉलम की संख्या कितनी हो गई, तो वो देखा जाए तो कॉलम की संख्या हो गई आपकी n+1, ये हो गई। तो m/n+1 की मैट्रिक्स हो गई। इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए थी पहले, उसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स बी को इंक्लूड कर लिया, इंक्लूड करने से जो नई मैट्रिक्स बनी वही एजमेंटेड मैट्रिक्स कहलाई, और इसको डिनोट करने के लिए हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, या इसको हम A/B लिख देते हैं और पढ़ते हैं इसे एजमेंटेड मैट्रिक्स। अब सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होगा, उसके सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये देखने के लिए थोड़ी सी बात है कि सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में पहली चीज आती है कि सॉल्यूशन अगर आपको मिलता है तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट कहलाता है, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन को हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन तो यह समझने के लिए पहले हम ये जाने टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे थे, और एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया गया, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन लेकर के आपने फिर एजमेंटेड मैट्रिक्स जानने की कोशिश किया। अब टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में पहले कर रहे हैं नंबर 1, आपसे अभी थोड़ी बात भी कर रहे थे कि कंसिस्टेंट या कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कंसिस्टेंट होने के लिए, कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट तब कहेंगे व्हेन इट हैव वन or more solutions, when it have one or more solutions. A system of linear equation is said to be consistent when the system of linear equations have one or more than one solutions. अब सवाल ये कि वन सॉल्यूशंस कब होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन, कब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कंसिस्टेंसी में सॉल्यूशन वन होगा, वन का मतलब यूनिक होगा, और कब वह सॉल्यूशन मोर देन वन सॉल्यूशन को कंटेन करेगा, ये चीजें हमें समझनी है। तो पहली चीज आपसे इसमें कहा गया यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन ये वन से लिया गया, और मोर देन वन सॉल्यूशंस का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मोर देन वन का मतलब इनफाइनाइट, अनेक सॉल्यूशन जिनकी काउंटेबिलिटी मुश्किल हो। मोर सॉल्यूशन कोई डिफाइंड सेट तो है नहीं, एक से ज्यादा सॉल्यूशन,
एक से ज्यादा सोल्यूशन, उसी को हमने लिख दिया है इनफाइनाइट सोल्यूशन, या आप कह सकते हैं मोर देन वन सोल्यूशन। तो जब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी की बात करेंगे तो आपने कहा कि ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट व्हेन इट हैव वन सॉल्यूशन और मोर देन वन सॉल्यूशन। तो कब वन सॉल्यूशन मतलब कब यूनिक सॉल्यूशन होगा? जब आप उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का रैंक निकालेंगे, तो रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ द एजमेंटेड मैट्रिक्स, जब यह दोनों इक्वल होंगे तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। नंबर एक, जब रैंक ऑफ द ए मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स, अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है, और ए इज टू बी का मतलब ए के साथ बी को एजमेंट कर दिया तो एजमेंटेड मैट्रिक्स। तो आपसे कहा गया जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगा? कि जब उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और एजमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक दोनों क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। अब अगर मान लीजिए इनका जो रैंक आया, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी आर आया, रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स भी आर आया, और यह नंबर ऑफ अननोन, एन का मतलब क्या लिखा? नंबर ऑफ अननोन, अननोन, आर स्टैंड फॉर रैंक, मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक, एजमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, दोनों का रैंक क्या आ रहा है? आर, मतलब इक्वल आ रहे हैं, तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। और अगर यह नंबर ऑफ अननोन के बराबर होगा, जो उसमें अज्ञात राशियां दी गई हैं एक्स वाई जेड या एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो इस तरीके से अननोन राशियां दी गई हैं, अगर इन दोनों की संख्या बराबर हो गई, मान लीजिए रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 आया, रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स भी 2 आया, और नंबर ऑफ अननोन भी 2 हैं, तो इसका मतलब रैंक भी इक्वल है, नंबर ऑफ अननोन भी इक्वल हैं, तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम कंसिस्टेंट होने के साथ इस कंडीशन में यह यूनिक सलूशन होगा, मतलब जितने भी अननोन वेरिएबल होंगे उनके सलूशन सेम, मतलब एक्स वाई जेड, चाहे हम क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे नेक्स्ट मिस्टर वाई सॉल्व करें, चाहे मिस्टर जेड सॉल्व करें, कोई भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, सलूशन हमेशा यूनिक मिलेगा। इट्स ओके। दूसरी बात यह कही गई, यदि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं, तो आपने ये तो कह दिया कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, और सिस्टम कंसिस्टेंट होने पर यह हो सकता है कि इनकी संख्या, मतलब जो नंबर ऑफ अननोन हैं, रैंक की संख्या नंबर ऑफ अननोन से कम, जो रैंक आ रहा है उस मैट्रिक्स का और नंबर ऑफ अननोन से कम, तो उस कंडीशन में उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे वह एक से अधिक होंगे, मोर देन वन सॉल्यूशन होंगे। इट्स ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनकंसिस्टेंट की। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप निकालें और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स आप फाइंड आउट करें और यह दोनों इक्वल ना आए, तो उस कंडीशन में सिस्टम जो होगा वह इनकंसिस्टेंट होगा। इट्स ओके। दो चीजें आपको बताई गई, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एजमेंटेड मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे, कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर एजमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। एजमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के बाद एजमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करेंगे। रैंक फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसीजर आपको पहले से पता है, इकहान फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के, बेसिकली इकहान फॉर्म का यूज करेंगे। ओके। अब जब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आप फाइंड आउट करेंगे एजमेंटेड मैट्रिक्स, तो वहां से दो चीजें मिलेंगी, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी आपको मिलेगा, रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स भी मिलेगा। और यदि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएगा, मींस सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। और अगर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो दिया गया सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, और जब इनकंसिस्टेंट होगा तो उस प्रॉब्लम का कोई सलूशन मिलने वाला नहीं है। दैट्स ऑल। अब अगर सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो उस सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सलूशन भी आ सकता है,
और वह इनफाइनाइट सोल्यूशन भी दे सकता है। कब यूनिक सोल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट मतलब मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे, यह भी एक बात हुई। तो कहा जब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल होते हुए, मतलब मान लेते हैं आर आ रहा है और नंबर ऑफ अननोन भी इनके बराबर है, तो उस कंडीशन में सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होते हुए यूनिक सॉल्यूशन देगा। मतलब क्लास के सारे बच्चे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सबका सॉल्यूशन एक जैसा आएगा, किसी का सॉल्यूशन भिन्न भिन्न आने वाला नहीं है। इट शुड बी नोटेड। नेक्स्ट, दूसरा कहा गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, कि जब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं तो सिस्टम तो कंसिस्टेंट होगा, बट अंतर क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ अननोन से कम हो रहा है, और नंबर ऑफ अननोन से कम आ रहा है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम में जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन आएंगे वह एक से अधिक होंगे, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर? तो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब इसी चीज को हम आपको दूसरे एक डायग्राम के माध्यम से याद करने का तरीका भी आपको बता देते हैं। एक ले लिया हम लोगों ने, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस कैसे डिनोट कर दिया गया, ए एक्स इज इक्वल टू बी, कैपिटल एक्स है भाई, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये कह दिया गया ए एक्स इक्वल्स बी, वेयर ऑल बी के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, ये बात ध्यान में रखना होगा। ये सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया गया। अब कहा यहां से हम जो वर्किंग कर रहे हैं, क्या कहा, फाइंड, पहला काम क्या करना, फाइंड रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। रो ए का मतलब ए क्या कहा गया था, एक्स का कोफिशिएंट है, तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, एजमेंटेड मैट्रिक्स का सबसे पहला काम क्या करिए, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करिए। फाइंड आउट कर लिया आपने। अब दो पॉसिबिलिटी होगी। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हो सकता है रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स दोनों इक्वल आ रहे हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये आ सकती है कि हो सकता है कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल ना रहे। दो ही पॉसिबिलिटी बनी, या तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल आएंगे, या तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल ना रहे। अगर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं, तब उस कंडीशन में हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, गिवन सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट यहां स्टेटमेंट क्या होगा यह भी देखा जाए। जब इक्वल नहीं हो रहे हैं तो यहां हम कहेंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ये आपका हो गया, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, मतलब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। और यहां आप कहेंगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। देख लिया जाए, समझ लिया जाए। सबसे पहले आपसे कहा गया पहचानिए, तो एक दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है।
अगर वह सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर, कैसे जानेंगे कि सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस? अगर बी की जगह लाई करने वाले सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन होगा। और अगर सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, एक दो जीरो है कोई बात नहीं, सारे जीरो नहीं है, तो वही सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब पहला काम करना, फाइंड द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स। फाइंड आउट किया तो दो पॉसिबिलिटी आएगी, या तो दोनों इक्वल आएंगे या दोनों इक्वल नहीं आएंगे। अगर यह दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम कहेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड सोल्यूशन विल एग्जिस्ट, और अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हम कहेंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड सोल्यूशन विल नॉट एग्जिस्ट। मतलब दिए गए प्रॉब्लम का इस कंडीशन में कोई सलूशन है, उसका कोई हल निकलने वाला नहीं है, और इस में अगर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं तो सर्टेनली उस प्रॉब्लम का सलूशन हमको मिलेगा। अब कैसा सलूशन मिलेगा यह भी देखा जाए। यहां से इसको बाइफरकेट कर दिया, दो चीज यहां भी हो गई। यदि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स, मान लीजिए ये दोनों मिला के क्या आ गया, आर। रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स कहा गया ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन क्या रहा, आर। आर का मतलब क्या है, हम यहां लिख दे रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आर मीन्स रैंक, आर फॉर राइट नहीं है, रैंक है। और यह क्या हो जाए, यन के इक्वल, यन के इक्वल, और यहां क्या हो जाए, यन से छोटा। यन क्या है, नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन ये होगा। यहां भी यन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अननोन। यहां कहा जा रहा है रैंक और नंबर ऑफ अननोन इक्वल हो, और यहां कहा जा रहा है रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम। अगर रैंक नंबर ऑफ अननोन के इक्वल होंगे तो उस कंडीशन में जो सलूशन आपको मिल रहा है, सलूशन विल एग्जिस्ट, वह कैसा सलूशन होगा, तो वह कहा गया वह जैसा भी होगा यूनिक सलूशन होगा, यूनिक सलूशन होगा। और यहां कहा गया कि अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम होगा तो उस कंडीशन में मेनी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। मेनी सॉल्यूशन कहा जाए या कहा जाए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये हो गया। अब इस चार्ट के माध्यम से आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि दिया गया प्रॉब्लम सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का है क्या। यस, इफ द आंसर इज यस, then first of all find the rank of the augmented matrix and rank of the coefficient matrix। दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल आएंगे या इक्वल नहीं आएंगे। अगर इक्वल नहीं आएंगे तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा और सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, मामला वहीं पे समाप्त हो गया। लेकिन अगर ये इक्वल हुए तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, मतलब उस प्रॉब्लम का सलूशन हमें मिलेगा ही मिलेगा। कैसा सलूशन मिलेगा इस पर बात करें तो कहा अगर रैंक और नंबर ऑफ अननोन इक्वल हो गए तो यूनिक सलूशन मिलेगा, और अगर रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम हो गया तो इनफाइनाइट सलूशन मिलेगा या मेनी सलूशंस आपको मिलेंगे। अब जरा से एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेकर के देख लेते हैं, फिर इस पर और डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। तो पहले एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेकर के देखते हैं। टेस्ट द consistency of following system of non homogeneous linear equations। Problem is 2x plus 6y is equal to minus 11, 6x plus 20y
-6z इज इक्वल टू -3, 6y -18z इज इक्वल टू -1। क्या क्या एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया गया, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करिए कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लेने के लिए धीरे धीरे आपको समझाते हैं कि सबसे पहले डिसाइड करना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो कह सकते हैं हियर कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है तो का a इक्वल्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 6 और z यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब z का कोफिशिएंट क्या है 0। यहाँ x का कोफिशिएंट 6, y का कोफिशिएंट +20 और z का कोफिशिएंट है -6, माइनस होगा तो विथ साइन लिखेंगे। यहाँ देखिए x नहीं है इस इक्वेशन में तो x का नहीं है तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट क्या था 0, y का कोफिशिएंट 6 और z का कोफिशिएंट -18, ये हो गया आपका ए। अब अगर मैट्रिक्स ऑफ अननोन आपको लिखना है तो इसमें अननोन कौन कौन से हैं, तो 3 वेरिएबल्स अज्ञात राशियों में आई हुई हैं x, y एंड z। ये लिख दिया गया x, y एंड z। यही हम लोगों ने लिखा था x1, x2, x3 इस तरीके से लिखा था, x, y, z हो गया। नेक्स्ट b को देखा जाए कांस्टेंट मैट्रिक्स को, यहाँ देखा जाए -11, फिर क्या आया है आपके पास -3, फिर क्या लिखा हुआ है -1, ये हो गया। तो देखिए पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ये मैट्रिक्स जिस फॉर्म में लिखा गया है ax इज इक्वल टू b, इस फॉर्म में लिखा गया है जहां b के सारे एलिमेंट्स 0 नहीं हैं। इसका मतलब यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपको दिया गया है वह सिस्टम ऑफ एक्चुअल में वह सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। और सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है एजमेंटेड मैट्रिक्स। एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हैं, एजमेंटेड मैट्रिक्स कैलकुलेशन शुरू, नंबर्स की स्कोरिंग शुरू। एजमेंटेड मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं a इज टू b, ये आप लिखते हैं, क्लियर। अब a इज टू b लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, a आपके पास पहले से है 2 6 0 6 20 एंड -6 एंड 0 6 -18, ये हो गया। अब इसके साथ b को एजमेंट करना, b को ऐड करना, ऐड करने के मतलब ऐसे डॉट 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 यहाँ लगा दिए, यहाँ भी डॉट डॉट लगा दिया, यहाँ भी डॉट डॉट, और b आपका ये है तो जगह -11 -3 और ये हो गया -1। अब इसकी कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं, आपने कहा इसका सबसे पहले आप रैंक निकालना होगा। एजमेंटेड मैट्रिक्स निकाल लिया, आप रैंक निकालना होगा। रैंक निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो नॉन जीरो है ही है। अब हमको जीरो लीड कराना है, इक्वान फॉर्म में आते हैं तो इस 6 को जीरो बनाना है। 6 जीरो कैसे बनेगा ये आपको सोचना है। तो कहा R2 गोज टू R2 प्लस 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जब 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहा 3 और 2 किस रो में है R1 में, ये देखिए 2 प्लस -3 हमने लिखा, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, सिंप्लीफाई करें तो ये आपको मिल जाएगा, दैट इज एजमेंटेड मैट्रिक्स पे आते हैं 2 6 0 इज टू -11, ये आ गया आपका। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6, 6 -6 क्या हो गया 0। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 3 जा 18, 18 20 -18 दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ ये -6 ही रहेगा बिकॉज देयर इज 0। और यहाँ देखिए यहाँ आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 3 जा 33 हो जाएगा, और -3 प्लस 33 -3 प्लस 33 कितना हो जाएगा, तो -3 प्लस 33 दैट इज इक्वल टू 30, आ गया आपका। फिर आ गया 0 6 -18 इज टू -1, ये आपका। अब आप चाहते हैं 0 लीड करें,
जीरो लीड करे तो जीरो को लीड कराना है, तो इसका मतलब यहाँ जीरो बढ़ाना होगा आपको। तो पहले इसको 1 बना लेते हैं, 1 की हेल्प से जीरो बनाए, या आप जैसे बनते से। तो आप एक काम करते हैं, यहाँ पे हम जीरो को लीड कराने के लिए का एक काम करते हैं, R3 गोज टू, R3 is 6, तो R3 प्लस -3 इंटू R2, ये काम का R2 में एक काम करते हैं, R2 में -3 से मल्टीप्लाई है, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा, ये +18 हो जाएगा, ये -90 हो जाएगा, जो भी होगा। अब इसके बाद इसको R3 से ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा ये देखा जाए, तो क्या 2 6 0 इज टू -11, फिर 0 2 -6 इज टू 30, इतना आ गया आपका। फिर उसके बाद जो आपको मिल रहा है उसको देखा जाए, 0 ये लिख दिया, आपने कहा -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू 2 -6 और 6 के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखेंगे -6 या -6 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +18 और -18 ऐड होने पर क्या हो जाएगा 0 इज टू, यहाँ देखेंगे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 हो जाएगा, और -90 में -1 ऐड करेंगे तो -91 हो जाएगा। अब ये जो लेफ्ट वाली मैट्रिक्स है आपको अच्छी तरीके से याद आ रहा है, ये तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, मतलब ए है, और जब पूरे को देख रहे हैं तो क्या है एजमेंटेड मैट्रिक्स, एज टू बी है। तो यहां से देखें हियर, पहले आप बताएं रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, सिर्फ डॉटेड लाइन के लेफ्ट में देखें और इस इतने मैट्रिक्स की आप रैंक बताने की कोशिश करें। तो इतने में अगर आप देखेंगे डॉटेड लाइन के लेफ्ट में देखेंगे तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 और 1 2, ये तो पूरी तरह जीरो है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 मिल रहे हैं, इसलिए रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 हो गया। अब होल को देखें, संपूर्ण को देखें, तो रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स देखेंगे तो पूरे को यूनिटी मान के देखेंगे, तो पहला रो पूरी तरह नॉन जीरो है, दूसरा रो में एक जीरो जरूर आया है लेकिन ये पूरी तरह नॉन जीरो, क्योंकि नॉन जीरो नंबर्स भी आ रहे हैं, और तीसरा रो देखेंगे ये 3 जीरो जरूर आए हैं लेकिन अंतिम वाला नॉन जीरो है। इसका अंदर पूरे को जब एज ए होल देख रहे हैं तो पूरे में देखा तीनों के तीनों रो पूरी तरह नॉन जीरो हैं, नॉन जीरो हैं, तो ये हो जाएगा रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स। नॉन जीरो रोज कितने हो गए 3 हो गए। तो अब आप यहां से कह सकते हैं कि चूंकि, सिंस मतलब चूंकि, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 2, रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स is 3, okay, and both are not equal. Rank of coefficient matrix and rank of augmented matrix both are not equal, therefore इसलिए therefore given system of equations, given system of equations क्या बताया गया था कि अगर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे तो सिस्टम क्या होगा इनकंसिस्टेंट होगा। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो आपको यह भी बताया गया था कि इस दिए गए प्रॉब्लम का कोई भी सलूशन मिलने वाला नहीं। दैट्स ऑल। आज हम लोग यही बात करें, कल इस पर थोड़ा सा और हम बातें करेंगे। अभी तो आज जो प्रॉब्लम लिया हम लोगों ने उसमें तो सिर्फ लिया कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। अब कल प्रॉब्लम लेंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट हो तो उसका सलूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम लोग फिर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे।